दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ और आज का वीडियो जो है टॉपिक अगेन एचआईवी है और इसमें मैं एक दवा के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है फोस्टेमसिविर ER। इसका जो ब्रांड नेम है वो है रुकोबिया। तो ये जो है दवा ये HIV-1 इन्फेक्शन के लिए जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट लोग हैं उन पे भी यूज़ किया जाता है और इसे दूसरे दवाओं के साथ मिला के साथ में यूज़ किया जाता है। और आज मैं इस ड्रग के बारे में बताता हूँ। इस क्लास ऑफ ड्रग का नाम है ये जो इस तरह के ड्रग्स जो हैं उनको अटैचमेंट इनहिबिटर्स कहते हैं क्योंकि वो HIV को सेल से अटैच करने से रोकते हैं, तो उसे अटैचमेंट इनहिबिटर्स कहते हैं। और ये इस तरह से कुछ इस तरह से काम करते हैं कि या तो CD4 को रोक देते हैं या तो GP120 को रोक देते हैं। तो दोस्तों कल का जो वीडियो था हमने जो बनाया था जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में हमने बात की थी, तो उसमें ऐसा था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो CD4 रिसेप्टर का डोमेन 1 में जाके चिपक जाता था और उसकी वजह से HIV की GP120 प्रोटीन जो है वो CD4 के साथ संपर्क नहीं कर सकती और उसकी वजह से HIV जो है शरीर में घुसने से विफल हो जाता है, सेल में घुसने से विफल हो जाता है और उस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने रोका था। उसके प्लस और माइनस मैंने बताए थे। आज का जो दवाई है ये फोटेसिमिर, ये जो है ये अलग तरीके से काम करता है। ये CD4 को नहीं रोकता लेकिन GP120 पे जाके चिपक जाता है ताकि GP120 CD4 के साथ नहीं चिपक सके। मेरे हिसाब से ये बेहतरीन तरीका है क्योंकि अगर HIV का GP120 पे जाकर कोई चीज़ चिपक जाए तो इंसान को कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसका CD4 हमेशा की तरह काम कर सकती है, CD4 T सेल, उसका इम्यूनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन HIV जो है उसको CD4 रिसेप्टर के साथ चिपकने में मुश्किल होगी क्योंकि उसके GP120 प्रोटीन में ये जाकर कोट हो गया है। और ये जो दवा है जिसके बारे में हम अब आज बात कर रहे हैं वो एंटीबॉडी नहीं है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर ड्रग है जो डिलेड रिलीज़ होता है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं और आज इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से काम करती है। एक छोटा एनिमेशन है जो मैंने किसी और इंडियन के पास से पिकअप किया है। मैंने उसका लिंक जो है वीडियो में लिखा है, एक डॉक्टर रूफुस है, उन्होंने ये वीडियो पब्लिश की थी यूट्यूब में और मैंने देखा कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी बढ़िया है। मैंने सिर्फ उसमें से एक छोटा पोर्शन निकाला है यहाँ आपको बताने को कि GP120 किस तरह से CD4 रिसेप्टर के साथ मिलकर CD4 सेल के अंदर उसका RNA डालती है। तो वो मैं बताऊंगा। तो उसके अलावा उसका जो लिंक है उस फुल वीडियो का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप ज़रूर जाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो इसके साथ चलो आज शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो दोस्तों फोस्टेमसिविर नाम की जो ये दवा है इसका ब्रांड नेम है रुकोबिया और फोस्टेमसिविर जो है इसका मेडिकल नेम है और रुकोबिया इसका ब्रांड नेम है। इसे बनाया है वीव हेल्थ केयर ने और फोस्टेमसिविर जो है इसको FDA से अप्रूवल मिला था जुलाई 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ करने के लिए। फोस्टेमसिविर या रुकोबिया जो है वो एक एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है। इसके लिए इसके पीछे नाम कैपिटल ER लिखा हुआ होता है, फोस्टेमसिविर ER, और ER का मतलब है एक्सटेंडेड रिलीज। ये टैबलेट ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि बॉडी में स्टेडी रिलीज आते रहे इस दवा की और ज़्यादा टाइम तक शरीर के अंदर रहे ताकि डोज कम लेना पड़े, यानी कि बार बार डोज लेने के बदले कम डोज में ज़्यादा दिन तक चले, इस तरह से इन्होंने किया है। इसलिए इसका नाम ER है और ये शरीर के अंदर रहकर ब्लड स्ट्रीम में फोस्टेमसिविर को धीरे धीरे रिलीज़ करता रहेगा ताकि HIV के साथ वो लड़ते रहे। तो ये फोस्टेमसिविर जो है इसको टैबलेट के तरह से लिया जाता है और इसका डोसेज जो है आपका जो डॉक्टर होगा वो प्रिस्क्राइब करेगा कि कितना कब लेना है। ये तो हर एक व्यक्ति के शरीर का और उसका मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर से डिपेंडेंट है। और एक बार ये टैबलेट पेशेंट खा लेता है तो वो उसके पेट में जाता है, स्टमक में जाता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में वो टैबलेट जो है पिघलने लगता है
और ये अपने स्टमक में जो एसिड्स है उसकी वजह से, और डाइजेशन जो होता है, जैसे टैबलेट डाइजेस्ट होने लगता है वो धीरे धीरे वो फॉस्टेमसेविर को ब्लड स्ट्रीम में डालता है। ये जो है इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉस्टेमसेविर जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से, और धीरे धीरे ये ब्लड स्ट्रीम में जाते रहती है जब तक वो टैबलेट पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। और पूरी तरह से डाइजेस्ट होने को काफ़ी टाइम लगता है इस टैबलेट को। इसकी वजह से एक कंट्रोल्ड रिलीज है और कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड में रहना चाहिए वो सही रहता है। और एक बार ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए तो ये ब्लड स्ट्रीम जहाँ जहाँ जाती है वहाँ फॉस्टेमसेविर पहुँच जाता है। इसकी वजह से HIV को कोई जगह पर छुपने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि शरीर में हर जगह ब्लड जाती है तो उस हर जगह पर फॉस्टेमसेविर पहुँच जाएगा। और फॉस्टेमसेविर एक बार शरीर में पहुँच जाए तो और वो HIV का सामना करे तो क्या होता है वो समझने के लिए पहले आपको मैं एक वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर शरीर में फॉस्टेमसेविर न हो, साधारण CD4 T सेल हो और HIV वायरस शरीर के अंदर घुस जाए तो वो किस तरह से CD4 के अंदर घुसता है, ये पहले देखिए, फिर उसके बाद मैं फॉस्टेमसेविर का जो अप्रोच है वो बताऊंगा। और ये जो पर्पल आप देख रहे हो ये है हमारा CD4 T सेल, बड़ा पर्पल राउंड जो देख रहे हो वो CD4 प्लस T सेल है। यहाँ पर जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये को रिसेप्टर है, और ये जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लंबे लंबे, ये जो है आपके CD4 रिसेप्टर्स है। और इसमें डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 और डोमेन 4 है। ये डोमेन 1 जो है इसके ऊपर हमने कल जो वीडियो देखा था उसमें हमने बताया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आकर इसके ऊपर बैठ जाती है UB421, तो उस तरह से वो CD4 को यहाँ पर रोक देती है। लेकिन ये जो मेथड है यहाँ पर अभी इस्तेमाल किया हुआ ये थोड़ा अलग है, और आप देखेंगे कि ऊपर जो है ये HIV सेल है और ये HIV वायरस जो है इसमें ये ऑरेंज जो है ये गैग प्रोटीन है GP120, और इसके अंदर माला की तरह है GP40। तो ये गैग प्रोटीन जो है GP120 वो ये CD4 रिसेप्टर की तरफ आकर्षित होता है। देखिए आप उसमें एक खड्डा है जो सीधा CD4 डोमेन 1 के साथ चिपकता है, और डोमेन 1 उसे हेल्प करता है को रिसेप्टर CCR5 जो रहती है या CXCR4 उसके ऊपर चिपकने के लिए। जैसे ही GP120 को रिसेप्टर के साथ चिपकता है दोनों आपस में नाश हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और GP40 जो है वो अनफोल्ड होता है और CD4 T सेल के ऊपर एंकर यानी कि गड्ढा खोद के चिपक जाता है और HIV वायरस को पास खींच लेता है CD4 के मेम्ब्रेन के पास। जब दोनों मेम्ब्रेन CD4 T सेल और HIV के मेम्ब्रेन ज्वाइन हो जाते हैं तो तुरंत HIV उसका जो वायरल लोड है उसे CD4 T सेल के अंदर छोड़ देता है और वो रिलीज हो जाती है RNA। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये GP120 जो है एक बलून की तरह है जिसके अंदर GP40 है, और वो जब CD4 डोमेन 1 के साथ लगता है तो CD4 डोमेन 1 तीनों तरफ से उसको को रिसेप्टर की तरफ धकेलते हैं। जब वो को रिसेप्टर के साथ टच होता है GP120 तो उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है और दोनों एक दूसरे को डिज़ोल्व कर देते हैं, और जैसे वो डिज़ोल्व हो जाता है वो फोल्ड किया हुआ GP40 जो है वो खुल जाता है और तुरंत CD4 T सेल का जो स्किन है उसमें छेद करके उसके साथ चिपक जाता है अच्छी तरह से, जैसे कि पेड़ का जड़ जो है ज़मीन के साथ चिपक जाती है उसी तरह। और एक बार वो चिपक जाता है तो वो HIV वायरस को CD4 T सेल के पास खींच के लाता है और दोनों को ज्वाइन कराता है, और जब ज्वाइन होते हैं तो अंदर से वो वायरस आ जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि GP120 जो है उसे को रिसेप्टर के साथ मिलना है, और उसको को रिसेप्टर के साथ मिलने के लिए सहायता देता है CD4 डोमेन 1, और CD4 डोमेन 1 ने अगर उसको सहायता नहीं दी तो फिर वो नहीं टच कर सकता। तो अगर कोई दवा ऐसी हो जिसमें CD4 रिसेप्टर निकाल दे तो HIV वहाँ पर काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर CD4 रिसेप्टर निकाल दे तो फिर हमारा जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वो टोटली चला जाएगा, तो CD4 रिसेप्टर को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये जो आज की दवा जिसके बारे में हम बात करते हैं फॉस्टेमसेविर, वो कुछ अलग तरीके से काम करता है। तो मैं आपको वापस वीडियो में ले जाता हूँ और आपको दोबारा
फोस्टेमसेविर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगा कि फोस्टेमसेविर किस तरह से काम करता है। जो ऑरेंज कलर के गुब्बारे जैसे हैं, ये है GP120। अगर इसको ही कोट कर दे, इसके ऊपर एक कवर पहना दे, समझ लीजिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर पहना दिया, तो CD4 जो है उसको टच नहीं कर सकती। इस तरह से GP120 के ऊपर बलून की तरह फोस्टेमसेविर जाके चिपक जाता है। जैसे समझ लीजिए आपके पास कोई कॉपर या तांबे का घड़ा हो, तो उसके ऊपर किस तरह से ग्रीन कलर का आ जाता है अगर उसको रोज़ नहीं घिसे तो, कुछ उसी तरह। या जब लोहे के ऊपर रस्ट आ जाती है, गंज या जंग क्या कहते हैं, गंज कहते हैं शायद, जो गंज आ जाती है, उसी तरह GP120 के ऊपर जाकर फोस्टेमसेविर चिपक जाता है। एक बार फोस्टेमसेविर जो है GP120 के साथ चिपक जाए तो समझ लीजिए कि GP120 अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको CD4 रिसेप्टर नहीं दिखाई देंगे, तो वो उसको CD4 T सेल ही नहीं मिलेगी, और उसकी वजह से CD4 T सेल सुरक्षित रहेगी और बाकी का इम्यून सिस्टम का काम चालू रखेगी, और HIV जो है वो विफल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है फोस्टेमसेविर का, वो कितने दिन रह सकती है? वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। इसलिए इस दवा की कंटिन्यूस रिलीज़ की ज़रूरत है, ताकि ब्लड में ये फोस्टेमसेविर हमेशा रहे, ताकि हमेशा वो GP120 को कोट करता रहे, ताकि वो काम नहीं कर सके। तो इसकी वजह से इसे एक्सटेंडेड रिलीज दवा बना के रखा है, ताकि ये जारी रहे। इसे कभी भी सिंगल यूज़ नहीं, मोनोथेरेपी करके यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि HIV इसकी आदी हो जाएगा, फिर ये HIV पे काम नहीं करेगा। इसलिए इसे हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी में ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये इसकी जो क्षमता है वो हमेशा बरकरार रहे और HIV इसके साथ रेजिस्टेंट न बन जाए। और आप याद रखेंगे कि कल का जो UB421 का वीडियो था, उसमें हम CD4 के डोमेन 1 को हैंडल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है हम सीधे GP120 को ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि वो CD4 डोमेन 1 के पास जाए ही नहीं। तो इस तरह से इसको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। और आप समझ लीजिए, अगर कोई ऐसे कॉम्बिनेशन थेरेपी बनाई जाए जिसमें एक तरफ UB421 होगा और दूसरी तरफ ये फोस्टेमसेविर होगा, तो समझ लीजिए कि CD4 भी ढक गया और GP120 भी ढक गया। तो ये तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो गए इसके वजह से, अगर ये दोनों ड्रग को एक साथ यूज़ किया, तो ये सब चीज़ें जो आपके डॉक्टर जानता है, और कौन से पेशेंट को क्या देना चाहिए वो डॉक्टर जानता है। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी जो बनानी है, ये एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ही किया जाता है, और वो डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप के मेथड्स यूज़ करने हैं। लेकिन जो वो कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन आर्ट में यूज़ किया जाता है दवाइयाँ, वो HIV को हर एक स्टेज में रोकने के लिए एक एक दवा को कंबाइन करके फिर आपको दिया जाता है, ताकि HIV किसी भी तरह से रुक जाए और उसे आपका CD4 T सेल को नाश करने का मौका ना मिले। तो ये इस तरह से फोस्टेमसेविर काम करता है। अभी हमारे चैनल में बहुत लोग हैं जो निराश है कि भाई इतने साल हो गए, अभी तक कोई इलाज नहीं निकला। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कंपनियां जानबूझ के इसका इलाज नहीं निकालती है HIV का। तो उनको मैं यही कहता हूँ, देखिए आप ये दो दवाई आपको लास्ट 2 दिन में बताया, ये जो UB421 है या फोस्टेमसेविर है, और इसके पहले हमने बाकी के और भी दवाइयाँ देखी, बहुत सारी दवाइयाँ देखी। फिर ऑफ कोर्स AGT103 है, EBT101 है, फिर टेल अवीव का वैक्सीन है, जिसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन आज मैंने एक जगह पर देखा कि वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पर वो प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। मैं उसका इंतज़ार करूँगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपके लिए ले आऊँगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग को ये सब देखकर ये जान लेना चाहिए कि लोग ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं इसकी इलाज निकालने के लिए। HIV की ज़रूर आ जाएगी, HIV का इलाज, और फंक्शनल क्योर मेरे हिसाब से 2007 तक आ जाना चाहिए। और ये सब चीज़ में ज़रूरी ये है कि जब तक फंक्शनल क्योर ना आए, लोगों को उनकी जो दवाइयाँ हैं, जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे टाइम टू टाइम लेना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट वर्जन आ जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए टाइम टू टाइम दवा लीजिए, और मुझे यकीन है कि 2027 तक फंक्शनल क्योर आ जाना चाहिए, और एक ही तरह से इंसान के, यानी कि हमारे पूरे इंसानियत से HIV निकल सकता है जब नया जो ट्रांसमिशन है
वो बंद हो जाए। नया ट्रांसमिशन दो तरह से बंद हो सकती है, अगर लोग केयरफुल रहे, और दूसरा लोग ART जारी रखें। तो जब तक ART जारी रखे, ब्लड में लेवल लो रहता है तो अच्छा रहता है, और जब तक इंसानों में नया नया इन्फेक्शन होते रहेगा तब तक HIV इंसान को छोड़ने वाला नहीं है, और किसी को भी हो सकता है। और इसकी वजह से जिनको HIV हुआ हो उन्हें बहुत सावधानी रखनी है ताकि दूसरे को न जाए हो जाए, और उनको ART जो है रेगुलरली खानी चाहिए, और रेगुलरली आपके डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कर लीजिए कि आपका ART अभी तक इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तो इसके साथ मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे बहुत अच्छा भविष्य है। और कल लगभग 2:30 बजे टोरंटो टाइम मेरा जेफ कैल्विन जी के साथ इंटरव्यू है। सब सवाल सब मैंने तैयार करके रखे हैं, और बिज़नेस इंटरव्यू होने वाली है, उसमें थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद उनके जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है उनके साथ इंटरव्यू होगा शायद 1 हफ्ते के बाद, और उसमें फुल टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, और दोनों जो है इंग्लिश में होंगे। तो इंग्लिश चैनल में पहले आएगी, फिर उसके बाद मैं उसको बैठकर हर एक सवाल और जवाब का अनुवाद हिंदी में करके आपको साइड बाय साइड बताऊंगा, जैसे लास्ट टाइम किया था। तो एक्चुअल इंग्लिश में जो मैंने सवाल पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया वो पहले बताऊंगा, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा कि क्या बातचीत हुई, फिर दूसरा सवाल जवाब, फिर उसके बारे में अनुवाद करके बताऊंगा। तो कुछ इस तरह से करूंगा। तो दोस्तों ये हुई हमारे फोर्ट रेमडेसिविर के बारे में बात। और दोस्तों मुझे आपसे एक और बार रिक्वेस्ट करना है। अभी 25 अक्टूबर आ गया है, तो नवंबर के लिए 4-5 दिन ही बाकी है। हमारे चैनल में सिर्फ 16 मेंबर्स अभी है, और इंग्लिश में 3 पेट्रियंस है, और इंग्लिश में 5 मेंबर है। उन 5 में से 3 लोग तो जीनोमिक्स के लिए हैं, सिर्फ 2 HIV के लिए हैं। तो हमारा चैनल चलाने के लिए ये काफ़ी नहीं है। मैं टोरंटो में रहता हूँ, यहाँ पर जो है मिनिमम वेज जो है $16 के आसपास है प्रति घंटा, और हम तो किसी को मिनिमम वेज में नहीं ला सकते क्योंकि हम साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे इस तरह से प्रोग्राम जारी रखने के लिए स्टाफ लगाना पड़ेगा, ताकि मैं ओरिजिनल रिसर्च करके ले आऊँ, और वो स्टाफ जो है वो हिंदी में उसका अनुवाद करे, फिर मुझे बताए कि मुझे पढ़ के बताए कैसा है, फिर वो वीडियो में आके वीडियो बनाए हिंदी में, और आपको वो दिखाए, उसका थंबनेल बनाना, टेक्स्ट लिखना, ये सब करना, ताकि हम ये प्रोग्राम जारी रख सकते हैं हफ्ते में 2 वीडियो या शायद उससे ज़्यादा। लेकिन वो सब करने के लिए मैं अपने घर से पैसा नहीं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद रिटायर हो चुका हूँ, और आप लोग का अभी दायित्व बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट करें। हमें 100 पेट्रियन या 100 मेंबर्स की ज़रूरत है। पेट्रियन से हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है 50% पैसा तो डायरेक्टली ले लेता है, बाकी 50% हमारे पास आके पहुंचती है। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा, या तो आप पेट्रियन ज्वाइन कर ले, या तो यूट्यूब चैनल मेंबर बन जाए, ताकि हमें पैसे मिले, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर स्टाफ लगाकर थोड़ा इसको आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, अगर ईयर एंड तक हमारा 100 मेंबरशिप नहीं हुआ तो अफसोस है कि मुझे HIV प्रोग्रामिंग बंद करना पड़ेगा। लेकिन चैनल में डायबिटीज़ और हेपेटाइटिस B, फिर सिकल सेल डिज़ीज़ और कोलेस्ट्रॉल, ये 4 टॉपिक जारी रह सकती है हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में मैं कर रहा हूँ, और उसकी वजह से वो जारी रह सकती है। लेकिन HIV के लिए फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट लायक कोई कंपनी नहीं है जिसके पास जीन थेरेपी हो, तो इसलिए हम सिर्फ AGT को कवर कर रहे हैं और EBT को कवर कर रहे हैं। जब AGT और EBT की बात आएगी तो सिर्फ वो वीडियो बनाऊंगा मैं ये साल के अंत के बाद, अगर हमें 100 मेंबर्स या 100 पेट्रियंस ना मिले तो दोस्तों, ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट करना भी मुझे मज़ा नहीं आता, तो आप लोग समझ जाइए। और आपका जो जवाब है मुझे साल के अंत में पता चलेगा। अगर 100 लोग आ गए मेंबरशिप में या पेट्रियन में, तो मैं समझ लूँगा कि आपको ये चैनल पसंद है और आप एक चालू रखना चाहते हो। अगर नहीं आए तो मैं समझ लूँगा कि आपको ये चैनल में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।